नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। ममता मैजिक तोड़ने के लिए बीजेपी बना रही खास रणनीति। इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमित शाह फाइनल करेंगे बीजेपी मंत्रियों की लिस्ट। नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना। आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी, जायजा लेने खुद गांधी मैदान पहुंचे नीतीश। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आगे जिक्र होगा कि आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, बड़गाम, कुलगाम में कई ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि 4 राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन। दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार के लिए आईएमडी ने दिया नया अपडेट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो की लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी। ममता मैजिक तोड़ने के लिए बीजेपी बना रही खास रणनीति। इनसाइड स्टोरी आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी ने अपने ताकतवर नेताओं को झोंकने का फैसला किया है। बिहार की जीत के बाद पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक जाती हैं। बंगाल में जीत बीजेपी का एक बड़ा सपना है। गृह मंत्री अमित शाह ने बतौर बीजेपी अध्यक्ष कहा था कि बीजेपी का उत्कर्ष तब होगा जब वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मार्च अंत या अप्रैल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठनों को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया है। पार्टी ने फिलहाल बिना किसी चेहरे के सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी का जोर अपने संगठन को मजबूत करने पर है। राज्य के 91,000 बूथों में से बीजेपी अभी करीब 70,000 बूथों पर बूथ समितियों का गठन कर चुकी है और आगे की गतिविधियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पूरे होने का इंतजार किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह फाइनल करेंगे बीजेपी मंत्रियों की लिस्ट। नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ लेगी। इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह शपथ से ठीक एक दिन पहले पटना पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी कोटे से शामिल होने वाले मंत्रियों की सूची यहीं पर अंतिम रूप से तय की जाएगी। बिहार चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने 3 मार्च 2000 को पहली बार सीएम पद की शपथ ली थी, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पांचवी बार 20 नवंबर 2015 को और छठी बार 27 जुलाई 2017 को शपथ ली थी। सातवीं बार 16 नवंबर 2020 को, आठवीं बार 10 अगस्त 2022 को और नौवीं बार 28 जनवरी 2024 को उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी। और अब 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में धूमधाम से अपनी 10वीं शपथ लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी, जायजा लेने खुद गांधी मैदान पहुंचे नीतीश। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। एनडीए नेताओं ने फैसला लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस दिन नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना बनाई गई है। इसमें पीएम मोदी समेत देश भर की नामचीन हस्तियां शामिल होंगी। बिहार की नई सरकार 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर, बड़गाम, कुलगाम में कई ठिकानों पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार को एक सफेद पोस्ट आतंकी मामले की जांच के सिलसिले में श्रीनगर, बड़गाम और कुलगाम जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह छापेमारी 3 जिलों में एक साथ की गई है। सूत्रों ने बताया कि सीआईके की एक टीम ने कुलगाम के बुगाम इलाके में छापेमारी की और श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक के आवास की तलाशी ली। सीआईके के जवान सुबह सुबह गांव पहुंचे और डॉक्टर के घर की गहन तलाशी ली। एसएमएचएस के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक कथित तौर पर छापेमारी के समय घर पर नहीं थे। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि तलाशी के दौरान कुछ जब्त किया गया या नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन। दिल्ली, यूपी से लेकर बिहार के लिए आईएमडी ने दिया नया अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के
के उत्तरी भाग में जहां नवंबर के महीने में ही शीतलहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, वहीं दक्षिणी राज्य में बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में 19 नवंबर को मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। तो चलिए बताते चलते हैं आपको कि आपके इलाके में क्या मौसम रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 19 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सुबह के समय शीतलहर अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 19 नवंबर को कानपुर, बाराबंकी, इटावा, लखनऊ और प्रयागराज जैसे जिलों में सुबह तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। हालांकि उत्तरी हवाओं के चलने से तापमान में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ठंड फिर से बढ़ सकती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पछुआ हवाओं की रफ्तार कम होने से फिलहाल थोड़ी राहत है। उत्तराखंड में 19 नवंबर को तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। लोगों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। देहरादून का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपराध कतई स्वीकार नहीं करता नया यूपी, सीएम योगी ने दी चेतावनी, क्राइम किया तो चुकानी होगी इसकी कीमत। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता। यदि किसी ने यहाँ अपराध करने की जरूरत की तो उसे हर हालत में उसकी कीमत भी चुकानी होगी। वो दौर खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता भटकता था और अपराधी मौज मस्ती करते थे। अब प्रदेश सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत साक्ष्य संकलन और फॉरेंसिक साइंस लैब के जरिए इसके प्रमाणन की एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित जांच और आधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब्स के जरिए ऐसी व्यवस्था विकसित हुई है कि अपराधी अब बच नहीं सकते। सटीक, त्वरित और पारदर्शी जांच के कारण पीड़ितों को सहज, सुगम और समयबद्ध न्याय उपलब्ध हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली विस्फोट को लेकर एससीओ बैठक में गरजे एस जयशंकर, दिया कड़ा संदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को रूस में संघीय सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दुनिया को इस खतरे के सभी रूपों और अभिव्यक्ति के प्रति शून्य सहनशीलता रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मामले में ना कोई लीपापोती, ना कोई बहाना होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वो इसका प्रयोग करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को कोई औचित्य नहीं दिया जा सकता, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, इस पर लीपापोती नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वो इसका प्रयोग जरूर करेगा। भारत की सामूहिक और बिना किसी समझौते वाली कार्रवाई की मांग दोहराते हुए उन्होंने एससीओ नेताओं से कहा कि आतंकवाद का मुकाबला साझा प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए और इसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि दुनिया आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाए। आतंकवाद को ना तो उचित ठहराया जा सकता है, ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता है और ना ही उसे छुपाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये 6 कांग्रेस विधायक जेडीयू में, गहलोत बिहार जाकर रोक सकते हैं तो रोक लें, पूर्व सीएम को राजस्थान में मिली चुनौती। जी हाँ दोस्तों, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने मंगलवार को मीडिया से संवाद के दौरान कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व पर कड़ा राजनीतिक हमला बोला और दावा किया कि कांग्रेस के 6 विधायक जल्द ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस संगठन उन्हें रोक पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि उनको तो रोक लें गहलोत, अगर रोक सकें तो। अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान में जिस तरह वो विधायक बचाने की राजनीति करते थे, अब वही अभ्यास उन्हें बिहार में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गहलोत ये स्वीकार कर लें कि कांग्रेस आज जिस स्थिति में पहुंची है वो उसकी खुद की विफलताओं का परिणाम है, ना कि किसी बाहरी कारण का। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के पड़ोस में फिर मचा उपद्रव, शेख हसीना को सजाए मौत पर उबला बांग्लादेश, 2 की मौत। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुई हिंसा मामले में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद पड़ोसी देश एक बार फिर उबल पड़ा है। न्यायाधिकरण ने पूर्व गृह मंत्री और शेख हसीना को सामूहिक हत्या का दोषी करार दिया था। वहीं अब अवामी लीग के समर्थक सड़कों पर उतर पड़े हैं। ढाका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर पुलिस की लाठीचार्ज करना पड़ा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। स्थानीय मीडिया की बात करें तो हिंसा में अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है।
है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को फैसले के बारे में सारी जानकारी थी, इसीलिए ढाका में पहले ही पुलिस और सैन्य बल की तैनाती कर दी गई थी। मोहम्मद यूनुस के आवास की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद सोमवार को फैसला आने के बाद से ही ढाका की तनाव बढ़ गया है। अवामी लीग का कहना है कि न्यायाधिकरण ने यह फैसला अंतरिम सरकार और सेना के इशारे पर केवल राजनीतिक बदले की भावना से सुनाया है। ऐसे में अवामी लीग ने 2 दिन के राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में मंत्रिमंडल का फार्मूला तय। बीजेपी जेडीयू के 13 मंत्री, एलजेपी और हम आरएलएम के कितने मंत्री। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ होती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फार्मूला लगभग तय कर लिया है। इसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ही ताजपोशी होगी, जबकि बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम दिए जाने की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक इस बार कुल 31 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी को बराबर 13 पद दिए जा सकते हैं। चिराग पासवान की एलजेपी को 3, जीतन राम मांझी की हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटना डीएम ने जारी किया आदेश, सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द, नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हुई। ये कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होने की तैयारी है और इसी वजह से प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होगी। इसलिए 20 नवंबर तक कोई अधिकारी अवकाश पर नहीं जा सकेगा। अगर किसी अधिकारी को जरूरी कारण से छुट्टी चाहिए तो उन्हें बड़े अधिकारी से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ने की इजाजत होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि समारोह के दौरान किसी तरह की लापरवाही या सुरक्षा समस्या ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में नेताओं और आम लोगों के शामिल होने की इसमें संभावना है। नीतीश कुमार सोमवार को राजभवन पहुंचे और विधानसभा को 19 नवंबर को भंग करने की सिफारिश वाला पत्र राज्यपाल को सौंप दिया। चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। कुल 243 सीटों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उसे 89 सीटें मिली हैं। जेडीयू को 85 और लोजपा रामविलास को 29 में से 19 सीटें मिली हैं। हम पार्टी को 5 और रालोमो को 4 सीटें मिली हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सेना प्रमुख की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था। जी हाँ दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और वहां से संचालित होने वाले आतंकी संगठनों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने 2 टूक कहा कि भारत का हालिया आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। देश भविष्य की चुनौतियों को लेकर पूरी तरह तैयार है। आर्मी चीफ का यह कमेंट दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के कुछ दिनों बाद आई है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में सेना प्रमुख ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों से एक समान व्यवहार करेगा। आर्मी चीफ ने 2 टूक कहा कि जब कोई देश राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय बन जाता है। भारत प्रगति की बात करता है, अगर कोई हमारे रास्ते में बाधा डालता है तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरते हुए आगे कहा कि जब हम न्यू नॉर्मल की बात करते हैं तो 2 टूक कहते हैं कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। हम बस इतना कह रहे हैं कि एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाएं जिसमें हम सहयोग करेंगे। तब तक हम आतंकवादियों और उनके समर्थकों को एक जैसा ही मानेंगे। जो लोग आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं हम उन्हें भी जवाब देंगे। आज भारत इतना सक्षम है कि वो किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग से डरता नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। रसोई गैस सिलेंडर जल्द होंगे सस्ते। भारत ने एलपीजी आयात के लिए किया 1 साल का समझौता। आज यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी आयात के लिए 1 वर्ष का अनुबंध किया है, जिससे रसोई गैस सिलेंडर जल्द सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। यह अनुबंध भारत के कुल एलपीजी आयात का लगभग 10% है और पहली बार अमेरिकी एलपीजी भारतीय बाजार में सीधे पहुंचेगा। इस कदम से आपूर्ति स्थिर होगी, कीमतों में राहत मिल सकती है और भारत अमेरिका व्यापार संबंध भी मजबूत होंगे। अगर आप अपने किचन में रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, वो यह है कि आपकी रसोई में जलने वाली गैस जल्दी सस्ती हो सकती है। इसका कारण यह है कि भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने अमेरिका से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के आयात के लिए वर्ष 2026 तक के लिए 1 साल का समझौता किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फांसी की सजा मिलने के बाद आई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया। बांग्लादेश कोर्ट के फैसले को बताया पक्षपाती और अलोकतांत्रिक। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने फैसले को नकारते हुए धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने फैसले को पक्षपाती और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए कहा कि मेरे लिए फांसी की घृणित मांग करके वो ये साफ दिखा रहे हैं कि अंतरिम सरकार के भीतर मौजूद उग्रवादी तत्व किस तरह से बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाना चाहते हैं और आवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, फैसले को लेकर शेख हसीना ने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अव्यवस्थित, हिंसक और सामाजिक रूप से प्रतिगामी कार्यशैली से जूझ रहे लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साबरीमाला सोना चोरी मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग। केरल बीजेपी का 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान शुरू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केरल भाजपा ने सोमवार को साबरीमाला के सोने से जुड़े विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए बड़ा कदम उठाया। पार्टी ने अयप्पा भक्तों से 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू किया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की जा सके। यह अभियान मलयालम महीने वृश्चिकम के पहले दिन शुरू हुआ, यानी वो दिन जब सबरीमाला में वार्षिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत होती है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध पांचवंगड़ी गणपति मंदिर के सामने भाजपा के राज्य महासचिव एस सुरेश ने किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता, अंतरिक्ष सुरक्षा पर चर्चा। हरियाणा में अमित शाह की 6 मुख्यमंत्रियों से मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हुए विस्फोट की जांच के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद पहुंचे। उन्होंने सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय कोस्ट गार्ड ने समुद्री सीमा में घुसे बांग्लादेशी ट्रॉलर को रोका, 29 गिरफ्तार। जी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गश्त के दौरान भारतीय कोस्ट गार्ड ने भारत की समुद्री सीमा में संदिग्ध तरीके से प्रवेश कर रहे एक बांग्लादेशी ट्रॉलर को रोक लिया। एफबी आमिना गनी नाम के इस ट्रॉलर पर मौजूद 29 बांग्लादेशी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने समुद्री सीमा उल्लंघन के आरोप में भारत के 17 मछुआरों को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी वहां की जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक एफबी आमिना गनी नाम के इस ट्रॉलर को कोस्ट गार्ड के जहाज ने चेतावनी देने के बाद भी आगे बढ़ते देखा और उसके बाद कोस्ट गार्ड की टीम ने ट्रॉलर को पकड़ लिया तथा उसे फ्रेजरगंज तट तक लाया। यहां सुंदरबन पुलिस, जिले के सागर एसडीपीओ भी मौजूद थे। यहां सभी 29 मछुआरों को औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद फ्रेजरगंज कोस्टल थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों ने दावा किया कि वो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके के निवासी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अयोध्या हवाई अड्डे पर 25 नवंबर को उतरेंगे 80 चार्टर्ड विमान। मुख्यमंत्री मंगलवार को करेंगे समीक्षा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या हवाई अड्डे पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अति विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में हवाई अड्डे पर लगभग 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की संभावना है। हवाई अड्डा निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 40 से 80 चार्टर्ड विमानों के प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। हालांकि विमानों की पार्किंग आसपास के हवाई अड्डों पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 100 अतिरिक्त जवान तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष लाउंज और मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए 6 वीआईपी लाउंज बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पूरे आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि आमंत्रित अतिथियों से 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। ठहरने के लिए विभिन्न होटल और टेंट सिटी में 1600 कमरे आरक्षित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सऊदी में उम्राह करने गए भारतीय मुस्लिमों के साथ मदीना में भीषण हादसा, डीजल टैंकर से टकरा गई बस, 42 की जान गई। जी दोस्तों, उम्राह को आम बोलचाल में लोग छोटा हज कहते हैं। उम्राह में भी मुसलमान सऊदी के मक्का में इबादत करते हैं और इसमें भी हज की तरह काबा के चारों ओर तवाफ समेत कई अनुष्ठान होते हैं। हालांकि हज और उम्राह में काफ़ी फ़र्क है और इस साल में एक बार ये होता है, जबकि उम्राह कभी भी किया जा सकता है। और वहीं से बड़ी खबर आ रही है, सऊदी में उम्राह करने गए भारतीय मुस्लिमों के साथ मदीना में भीषण हादसा हुआ है और डीजल टैंकर से एक बस टकरा गई जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश फिर बनेंगे सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नए चेहरे। दिल्ली में तैयार हुआ नया पावर प्लान। जी दोस्तों, बिहार में चुनाव परिणाम
परिणाम एनडीए के पक्ष में आने के बाद अब नई सरकार के गठन को लेकर चहलकदमी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आधारित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार का ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के नाम पक्की है और अभी तक उप मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इस बार उप मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि शासन और प्रशासन का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने की योजना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए और जेडीयू ने मिलकर तय किया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के पास रहेगी। इस बारे में एक आधिकारिक ट्वीट में जेडीयू के ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बताया गया था। इस पर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके पीछे कारण है भाजपा जेडीयू गठबंधन में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बजाय जेडीयू को यह मौका देने का निर्णय लिया है, ताकि गठबंधन के अंदर संतुलन और तालमेल पहले की ही तरह बरकरार